किस तरह के लोगों को डील करते हैं या कैसी ऐसी महरक़ात हो सकती हैं कि लोग इस तरह का क्राइम करते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारे माशरे में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जब इंसान बुरा बनता है तो डेफिनेटली वो पैदाइशी बुरा नहीं होता। जब वो एक माशरे में शामिल होता है तो माशरे में मुख्तलिफ तरह के जो महरक़ात होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से एक इंसान परेशानी में आके डिफरेंट जो है वो क्राइम्स करता है। ड्रग्स लेने के बाद उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये साइकोटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता, अपने आप में वो रिलैक्स फील नहीं करते, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी हो गई होती है। कुछ रीजंस ये भी होती हैं कि फैमिली प्रेशर, फैमिली कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे मुल्क की ऐसी है जिसकी वजह से लोग क्राइम करने पे मजबूर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। अगर बात की जाए आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं या मौशी हालात जो चल रहे हैं, हर बंदा डिप्रेस है। कुछ लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो क्राइम की तरफ जाते हैं, कि इतने उन पे असाब पे अपने ये टेंशन जो है वो सवार कर लेते हैं कि अगर घर में हैं तो बीवी पे तशद्दुद कर रहे हैं, अगर बाहर हैं तो उनसे मोहल्लेदार तंग है, या वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल क्राइम की तरफ जाते हैं। इवन अगर देखा जाए तो हमारे सामने जो करंट मिसालें हैं, कभी ऊँटनी का पाँव काट दिया, कभी गधे का पेट चाक कर दिया, कभी पंखा ना बंद करने पे बीवी की ज़ुबान काट दी, कभी बच्चों पे तशद्दुद करना। तो इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों लोग इतना इस हद तक चले जाते हैं कि क्राइम कर बैठते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं खतीजा अब्बासी। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है उसकी डिफरेंट अपनी एक नफ्सियाती सिचुएशन है। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और उसकी क्या वजूहात हैं, आइए बात करते हैं खतीजा अब्बासी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप लोग किस तरह के लोगों को डील करते हैं या कैसी ऐसी मुहर्रिकात हो सकती हैं कि लोग इस तरह का क्राइम करते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए? तो क्या इनकी ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है ज़हनी कि उनको लगता है कि अगर हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको एक तसल्ली मिलती है? डेफिनेटली, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जब इंसान बुरा बनता है तो डेफिनेटली वो पैदाइशी बुरा नहीं होता। जब वो एक माशरे में शामिल होता है तो माशरे में मुख्तलिफ तरह के जो महरक़ात होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से एक इंसान परेशानी में आके डिफरेंट जो है वो क्राइम्स करता है। अब क्राइम करने की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे आपने कहा कि क्या उन्हें सुकून मिलता है, क्या उन्हें तसल्ली मिलती है। इसकी तो कुछ रीज़न्स ये भी हो सकती हैं कि कुछ लोग जिस तरह से ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेने के बाद उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये साइकोटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता, अपने आप में वो रिलैक्स फील नहीं करते, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी हो गई होती है। कुछ रीजंस ये भी होती हैं कि फैमिली प्रेशर, फैमिली कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे मुल्क की ऐसी है जिसकी वजह से लोग क्राइम करने पे मजबूर हो चुके हैं। अच्छा, अगर बात की जाए लोग लव मैरिज करते हैं लेकिन कुछ अरसा बाद ही, यानी कि अगर बीवी घर आ जाती है और इकट्ठे रहना शुरू हो गए तो फिर लड़ाई झगड़े आपस में, औलाद भी जो है उनमें फिर मजबूती नहीं, एक मोहब्बत वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, औलाद भी मजबूती पैदा नहीं कर पाती। तो ऐसे लोगों की क्या कंडीशन हो जाती है, क्या वजूहात क्या होती हैं? डेफिनेटली इसकी रीज़न ये होती है कि पहले जब लव मैरिज से पहले की एक सिचुएशन होती है, उसके अंदर एक फैंटेसी वर्ल्ड में लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि वो दो मुख्तलिफ लोग होते हैं। जब वो मिलते हैं तो उनकी एक दूसरे के साथ वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती जो एक मियाँ बीवी की एक दूसरे के साथ होती हैं। तो उनके अंदर ये होता है कि अच्छा, जब अभी हम एक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, शादी से पहले की इंगेजमेंट्स होती हैं, बातें होती हैं, तो वो बहुत ड्रीम लाइफ लगती है, फैंटेसी लगती है। लेकिन जो रियल लाइफ है उसके अंदर जो लव है बेसिकली वो उसको कुछ और समझ रहे होते हैं। कि लव हमेशा ये है कि हमने एक दूसरे से प्यार भरी बातें करनी, एक दूसरे को फ्लावर देना है और एक दूसरे के साथ जो इस तरह की कम्युनिकेशन करनी है हमेशा। क्योंकि देखें, जब हम मेच्योर होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हमारे पास बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो शामिल होते जाते हैं, जिस तरह जैसे कि इकोनॉमिकल प्रेशर मैंने आपको बताया। आप
डेफिनेटली एक मेल ने बाहर जाकर जो है वो अर्न भी करना है, उसके पास टाइम की कमी है, उसने बाहर जाकर माशरे के डिफरेंट तरह के लोगों के साथ जो है वो मीटअप करना है, उसकी खुद की नफ्सियाती सेहत जो है वो उसके अंदर जो है वो मुतासर हो रही होती है। लेकिन अगर मर्द की बात हम कह रहे हैं, लेकिन अब ख़वातीन जो हैं वो भी उसी रेशो से घर से बाहर निकलती हैं, वही चीज़ें, बल्कि वो ज़्यादा कुछ फेस करती हैं। लेकिन हमेशा जो एक फ़ीमेल है उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा मर्द से डिफरेंट रही है, चाहे वो काम कर रही है या वो काम नहीं कर रही है, हमेशा उसकी यही रही है कि उसको टाइम दे, उससे बात करे या वो उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे। तो क्या होता है कि जब एक मेल की तरफ से वो टाइम नहीं मिलता तो वो जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब एक फ़ीमेल है, ठीक है, वो एक मेल को स्पेस नहीं देती है, हमेशा उसकी पर्सनल प्राइवेसी के अंदर इंडल्ज होने की कोशिश करती है, तो तब भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं, क्योंकि पहले दोनों की लाइफ डिफरेंट होती है, उनके डिसिप्लिन डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं तो एक खातून को होता है कि अच्छा मैं चेक करूँ वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, जिससे उसकी भी नफ्सियाती सेहत मुतासर होती है और आपकी खुद की भी होती है और आपकी शौहर की भी हो रही होती है। तो मेल और फीमेल में रेशो ज़्यादा किसकी है कि नफ्सियाती तौर पे वो इस चीज़ को फेस करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन जो है वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन, कि अभी के जैसे पहले के दौर में ख़वातीन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, लेकिन अब मेल भी उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ़ीमेल भी बाहर जाती है, वो भी बाहर जाके अर्न करती है, जब वो घर आती है उसको और भी काम देखने हैं, उसको बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है, फिर उसके पास एक फैमिली प्रेशर भी है, जिसकी वजह से उनकी आपस की जो एक लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि डेफिनेटली जब दो मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, उनके नज़रियात, उनकी सोच, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ मुख्तलिफ है, और जो वो एक फैमिली में जाते हैं तो फैमिली के दबाव की वजह से डेफिनेटली एक मेल को फैमिली का भी प्रेशर होता है, तो उसकी प्रेशर में आकर वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा होता है जो फीमेल कहती है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं करते थे। तो फिर ये बात आती है कि लव मैरिज से पहले तो ऐसे होता था, लव मैरिज के बाद तो ऐसे हो रहा है। तो ये चीज़ें कि हमें समझने की ज़रूरत है कि लव मैरिज का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की पर्सनल प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें। अच्छा, आप एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये तो हस्बैंड वाइफ की बात होगी, लेकिन कुछ जो ऊपर वाले रिश्तेदार होते हैं जिनको कहा जाता है नंद होगी, सास होगी, उनकी क्या नफ्सियाती कंडीशन होती है कि वो भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं और वो भी घर ना चलने का बायस बन जाती हैं? अच्छा, उसमें ये होता है कि डेफिनेटली जब एक सिस्टर होती है, ठीक है, उसके अपने भाई से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उससे ये लगता है कि जब जो वाइफ है, जब उसकी लाइफ में आई है, एक लड़की या एड इन हुई है उनकी फैमिली, तो उन्हें ये हमेशा लग रहा होता है कि शायद उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनके माइंड में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। डेफिनेटली एक मेल और फीमेल ने हमेशा साथ रहना है, उनकी भी एक पर्सनल प्राइवेसी है, उनकी भी थॉट्स हैं, उनकी भी शेयरिंग्स हैं, उन्होंने वो अलग से करनी है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारी जो मदर इन लॉ होती हैं या हमारी सिस्टर इन लॉज होती हैं, वो इस चीज़ को गलत परसीव करी, तो उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़, इसी तरह से बीवी को भी ये चीज़ लग रही होती है कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, मे बी इसकी रीज़न जो है वो इसकी मदर है या इसकी सिस्टर है। तो फेस दोनों तरफ से दोनों ही कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, वो एक ब्लेम गेम बन जाती है। अच्छा, अगर बात की जाए आप लोगों की, तो आप लोग भी ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो कि आप लोग के अपने भी कोई डॉक्टर्स होते हैं कि आप जहाँ के कहाँ पे अपने ये सारी सिचुएशन जो है रख के काउंसलिंग आपकी भी की जाती है आप लोगों की? डेफिनेटली हमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम एक बहुत एक टफ सिनेरियो में होते हैं, हमने अपने मरीज़ की भी सारा दिन बातें सुननी होती हैं कि वो परेशान है, उनको डील करना होता है, फिर हमारे अपने भी ऊपर नफ्सियाती दबाव होता है, हमारी भी एक फैमिली होती है जिससे हम रन कर रहे होते हैं, अपने जॉब के साथ मैनेज कर रहे होते हैं, तो हम पे भी वो दबाव होता है। लेकिन डेफिनेटली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें कुछ जो है ना रैशनल्स डेवलप करने होते हैं। जिस तरह से हमने क्राइम की बात की, जब क्रिमिनल के साथ हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम रैशनल थॉट्स पे काम करते हैं, ठीक है, कि हम उनको बताते हैं कि ये रेलिवेंट थॉट्स हैं। फिर हम इसी तरह से अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, अपने कोलीग्स के साथ बैठ के बात कर लेते हैं, या हम स्पेसिफिकली सेशन भी ले लेते हैं समटाइम कि ताकि उससे हमारी जहनी सेहत अच्छी रहे। अच्छा, अगर बात की जाए मिडिल क्लास की या एलीट क्लास की, एलीट के पास पैसा बहुत है, मिडिल क्लास जो है वो बस कमा लिया और खा लिया, इनके डिफरेंस कैसे है? क्योंकि आप तो हर क्लाइंट को, हर पेशेंट को फेस करते हो, डील करते हो, तो मुझे लगता है कि अमूमन मिडिल क्लास का ये कहना है कि जो एलीट क्लास है बहुत ज़्यादा खुश नसीब है, उनके पास बहुत पैसा है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत एलीट क्लास हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी को डाइवोर्स हो गई है, किसी का जो है वो बेबी जो है वो एबनॉर्मल है, तो हस्बैंड ने जो है वो डाइवोर्स दे दी,
इस तरह के डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं। यहाँ पे वो ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो हैं, ठीक है, और क्या हुआ है कि एक बेटे को कॉलेज हो गया, माँ जो है वो ड्रग एडिक्ट है तो वो उसमें बिजी है, शीशा पी रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, जिससे क्या होता है कि देखने में तो उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो इतने नफ्सियाती दबाव का शिकार होते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन में जा चुके होते हैं। उन्हें अपनी लाइफ इस तरह की लगती है कि उनमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि हम सुसाइड कर लें। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मुझे लगता है कि नफ्सियाती तौर पे वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर रही होती है क्योंकि उन्हें पता है कि हमने हर चीज़ दरमियान में रह कर गुजारना। सिर्फ ये नहीं कि फाइनेंशियली अपने आप को हमने सेटल रखना है बल्कि हमने नफ्सियाती तौर पे भी और अपनी ज़रूरियात को भी लिमिटेड करना है क्योंकि ये हमारी क्लास और हमें हर चीज़ मीडियम लेवल पर चाहिए लेकिन एलीट क्लास को हर चीज़ एक्सेप्शनल चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो एलीट क्लास है, जो कि देखने में लगता है कि बहुत उनके पास पैसा है, वो मिडिल क्लास से ज़्यादा नाखुश है। अगर बात की जाए जो पिछले दिनों वाक़या गुजरा कि किसी के अगर ज़मीन पे ऊँटनी चली गई तो उसने उसका पाँव काट दिया, तो आपको नहीं लगता कि उसको भी किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत थी या वो किस पीक पे पहुंच गया कि वो उसने ये कदम उठाया? बेसिकली हमारे मुल्क में जो है वो बदकिस्मती से क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, ठीक है। सबसे पहले क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का जो होता है वो काम ये होता है कि वो क्राइम को आइडेंटिफाई करे कि क्या कॉजेज़ हैं किसी भी क्राइम की, ठीक है। अगर तो उसने वो क्राइम किया है तो एक साइकोलॉजिस्ट उसको आइडेंटिफाई करे, उसके इमोशंस, जो उसकी इमोशन रेगुलेशन है उसके ऊपर काम करे। हो सकता है समटाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों को, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, कुछ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, हम उनको इमोशनल रेगुलेशन सिखाते हैं कि एक सिचुएशन है, ये एक प्रॉब्लम है, ये माइनर लेवल की प्रॉब्लम है, आपने इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ऐसे क्लाइंट्स जो कि जैसे कि एक सर्वेयर है, जैसे मुझे तो सीन देखकर यही लगा कि शायद वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, यानी कि उसके अंदर डिल्यूजन्स है, हेलुसिनेशंस हैं, यानी कि उसकी जो थॉट्स थी वो बिल्कुल इरेशनल थी, रियलिस्टिक चीज़ें उसने की, ठीक है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। लाइक उसको ये समझ में नहीं आया कि ये एक ऊँटनी है, एक मेरे लिए एक जानवर है, ठीक है, अगर मैं इसकी टांग काट रहा हूँ तो वो मेरे साथ क्या कर सकता है या वो मेरे लिए उसने क्या किया। लेकिन उस टाइम पर क्योंकि उसको इतना ईगो का मसला बना लिया जिसकी वजह से उसने इतनी जाहिरियत का सबूत दिया। तो यहाँ पर हमारे माशरे में क्या होना चाहिए था कि अगर उसको अरेस्ट किया जाए उसके बाद उसकी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट उसकी काउंसलिंग करे, उसको बताए कि तुमने अपने जो इमोशनल रेगुलेशंस हैं उनको किस तरह लेकर चलना है, ठीक है। उसको बताए कि ये वाले इमोशंस जो हैं ये बहुत सवेयर हो रहे हैं और कल खुदा न ख्वास्ता आज तुमने जानवर ज़िबा किया, कल तुम अपने जो है वो किसी खूनी रिश्ते को भी ज़िबा कर सकते हो। आपने खूनी रिश्ते की बात की तो एक जो शौहर है उसने अपनी बीवी की ज़ुबान काट दी पंखा ना बंद करने पे, तो क्या वो भी उसी फेज़ में था? डेफिनेटली। अब उसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि एक्चुअल रीज़न क्या थी, ठीक है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर उसने ये चीज़ की तो वो कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होगा कि उसने ये चीज़ सोची कि मैंने, क्योंकि ये जो जिस तबके से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो एक बहुत ज़्यादा वडेरे टाइप लोग हैं, ठीक है। वहाँ पर ये सिस्टम है कि अगर औरत हमसे ज़्यादा ऊँचा बोलेगी, हमारी कमांड फॉलो नहीं करेगी तो ये हमारी अना का मसला बन जाएगा। और शायद मेरे ख्याल से ये वही न्यूज़ है जिसके अंदर उसने जहेज़ या कोई जायदाद का तकाजा भी किया था उसके बाप से, ठीक है। तो बेसिकली ये कि वहाँ पर उसने अपनी उस चीज़ को किस तरह से उसने उसे बदला या इंतकाम की सूरत में उसका कत्ल कर दिया, उसकी ज़ुबान काट दी, ये बताया कि तुम मेरे ख़िलाफ़ वर्जी को कर रही हो। एक ये भी ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूँ या अपने माशरे की बात करूँ तो हस्बैंड के जहन में ये भी है कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरी जो बीवी है मुझसे दब के रहे। लेकिन आजकल जो, हाँ बिल्कुल ऐसे है, ये तो शुरू से ही एक मर्द की नफ्सियात है, लेकिन मुझे लगता है जैसे वेल एजुकेटेड लोग हैं तो वेल एजुकेटेड लोगों में ये चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे मैं भी मैरिड हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड में ये चीज़ है कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ तुम इन्फीरियर हो। तो क्या है कि हम अगर ये समझें कि हम दोनों इक्वल हैं, हम माशरे के इक्वल पार्ट्स हैं, हमें इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करना है, ठीक है। कहीं किसी जगह पे मुझे झुकना है, किसी जगह पे उसको झुकना है, तो अगर मिलकर चला जाए तो माशरे से ये तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएं। क्योंकि बेसिकली जो ट्रेनिंग है वो शुरू होती है हमारे घर से, हमारी माओ से। अगर हमारी माँ ही हमारी सही ट्रेनिंग नहीं कर रही, ये बता ही नहीं रही कि एक मेल और एक फ़ीमेल के डिसिप्लिन्स क्या हैं, तो डेफिनेटली कभी भी किसी माशरे के अंदर जो है इस तरह की रिलेशनशिप कायम नहीं रह सकता। अच्छा, ये चीज़ बच्चों में भी पाई जाती है, बच्चे भी नफ्सियाती होते हैं?
बच्चे भी नफ्सियाती होते हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर, अपोजिशनल डिसऑर्डर, हम फ़ौरन इनको ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं? क्या होता है कि इन बच्चों को चोरी करने की आदत पड़ जाती है, या किसी को पिंच करके भाग गए और उसके अंदर खुशी महसूस की कि मैंने किसी को टीज किया है। तो जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम इसको DSM के अंदर जो है वो डिसऑर्डर जो का नाम देते हैं कि हमें अपोजिशनल कंडक्ट डिसऑर्डर्स पे काम करना है। क्या बाय बर्थ होती है या कुछ माहौल में रहने का? माहौल में रहने का भी असर होता है और कुछ हमारे न्यूरॉन्स की भी इस तरह से हो रही होती है, लेकिन ज़्यादा माहौल का इसके ऊपर असर होता है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पर अगर हम फ़ौरन उस चीज़ को हम डील नहीं करते तो ये ही बच्चे बड़े होकर क्रिमिनल्स बनते हैं। अच्छा, अभी बात तो हुई बच्चों की कि बच्चे शुरू से ही उन्हें हमें ध्यान देना चाहिए, उनको काउंसलिंग उनकी ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ लोग भी इतने नफ्सियाती हो जाते हैं कि वो बच्चों को ही मार देते हैं। अगर हम बात करें जावेद इकबाल की तो उसने 100 बच्चों को मारा, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? या फिर अगर हम बात कर लें कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो लोग क्या पागल होते हैं? नफ्सियाती तो नहीं होंगे, वो तो बिल्कुल ही आउट होंगे जो ये हरकतें करते हैं। तो क्या वो किस लेवल पे होते हैं और उसको क्या टर्म आप यूज़ करती हैं? ठीक है, बेसिकली जो आपने कहा चाइल्ड अब्यूज़ के हम बहुत से केसेस अपने माशरे में अब तक देख चुके हैं। इसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। या तो ऐसे अफराद अपनी ज़िंदगी में, अपनी बचपन में, अपनी ज़िंदगी में किसी ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, यानी इन बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, फिज़िकली या वर्बल अब्यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं, कुछ बच्चे अपनी आवाज़ खो देते हैं, कुछ बच्चे बड़े होकर जो हैं वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं कि जब हम प्रॉब्लम में थे, हमें तकलीफ थी, तो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, तो उनके माइंड क्रिमिनल टाइप हो जाते हैं, तो फिर वो इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। और कुछ लोगों की अगर काउंसलिंग की जाए फ़ौरन, जैसे उनको इस तरह की रैशनल थॉट्स आ रही हैं, उनको CBT अप्रोच इस तरह हम लोग लगाते हैं, थेरेपी लगाते हैं, डायलेक्ट अप्रोच लगाते हैं, DPT लगाते हैं, ताकि हम इनके इमोशंस को उसी टाइम मैनेज कर सकें, इन्हें बता सकें कि रैशनल और रेशनल थॉट्स में क्या फ़र्क है। अगर ये चीज़ फ़ौरन कर ली जाए तो इन बच्चों के अंदर जो ये क्रिमिनल थॉट्स हैं ये ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, खतीजा आबासी ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें हमसे शेयर की हैं और इस तरह लगता है कि हर बंदा ही नफ्सियाती मरीज़ है। किसी को कोई मौशी प्रेशर है, किसी को वैसे कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा ड्रामा फेस करना पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि हम खुद ही अगर इतने अवेयर हो जाएं कि खुद पे कंट्रोल रखें, अपनी काउंसलिंग खुद कर लें, तो बहुत से मसले मसाइल से बचा जा सकता है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।